जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल पर जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी सीएचएस की कराई जा रही है। तो अगर आप भी क्लास 11 सीएचएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा यार, जहां से आप चीज़ों को एक एक करके सीरियल वाइज उठाते जाइए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। तो इसी सीरीज में पहला लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बनाया था, जहां पर ढेर सारा आप लोगों ने प्यार दिया और कमेंट करके ये भी बताया हाँ भैया प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं था। अगर पिछले लेक्चर या फिर किसी भी लेक्चर में आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पर्सनली देखता हूं कि कौन कौन से डाउट्स आपके डेवलप हो रहे हैं, ताकि अगले लेक्चर्स में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो इस लेक्चर में बिना देर के स्टार्ट करते हैं लाइट इन वन शॉट। देखो लाइट मैं पहले स्टार्टिंग किस तरीके से कर रहा हूं, सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स को फोकस कर रहा हूं जो आपके लिए मेजरली टारगेट रखते हैं, मेजर मार्क्स में आते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे वो भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन उसका भी आता है। सेकंड चैप्टर मैंने लाइट को चूज किया हुआ, जहां पर इसके भी क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं हर साल। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स पे इतनी कमांड बना के रखनी कि एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना आपका, एक भी क्वेश्चन आए विथ एक्यूरेसी आपकी 100% ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी, क्योंकि आपको चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतनी एक्यूरेसी और इतनी एक्यूरेट चीजें आपको पढ़ाऊं कि जो आपको पढ़ाऊं वही एग्जाम में पूछा जाए। मैं बहुत ज्यादा लंबे चीजें नहीं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं आप अगर शुरू से देखते जाओगे तो उतनी ही चीजें करा रहा हूं जितनी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी बोला था मैंने, आज भी मैं बोल रहा हूं कि ये लेक्चर देखने से पहले आपकी एनसीईआरटी एटलीस्ट आपकी रीड होनी चाहिए। जब आप रीड करके आओगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं अगर कोई भी टॉपिक अगर बोलूंगा कि दिस इज मैग्निफिकेशन, दिस इज ये रेड डायग्राम चलता है, इस तरीके से होती है, पावर ये होता है, तो मैं कुछ भी इस तरीके की चीज बोलूंगा तो वो टर्म्स आपके माइंड में होने चाहिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, लाइट रे क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सब चीजें आपको 10th लेवल पर एटलीस्ट आनी चाहिए। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इतनी चीजें आप अभी से माइंडसेट में रखो कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें आपको आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स में आपको कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें करानी है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको करवाऊं। तो 7 मार्क्स पक्के, मतलब पक्के, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी सीएचएस में पूछे जाते हैं उतने सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में कराऊंगा। बट बिफोर दैट, जितने लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। कल वाली पीडीएफ और आज वाली पीडीएफ एक साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मेक श्योर आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, रैंकर सीएचएस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करने पे देखो, अब लाइट की बात अगर मैं करूं सिंपली कि लाइट क्या होती है ना, हम जिसके थ्रू देख पाते हैं चीजों को, देखने का इन द सेंस कि हम लाइट किसी भी, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, सिंपल सी लाइट। आप बेसिकली सुने होगे तरह तरह की लाइट, आप सुनते हो कि भैया ये रेड इन कलर है, ये व्हाइट इन कलर है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट आप देखते हो ना कि आपकी स्क्रीन में भी जितने फॉन्ट देख रहे होगे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, क्या वो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है? ठीक है, कलर कम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइट रेज की अगर मैं बात करूँ, टोटल कितने कलर पॉसिबल होते हैं आपके पास? विब ग्योर अगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि ये 7 कलर ही हैं जो आपकी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इन कलर्स के बेसिस पर ही नंबर ऑफ कलर्स आपके सामने निकल के आते हैं। इन 7 कलर्स के जितने भी कलर्स आपकी वो बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सबको मिला के क्या होता है, व्हाइट लाइट निकलती है। इस तरीके से चीजें हमारे सामने आती हैं। तो 7 कलर्स हैं आपके सामने जो एग्जिस्ट करते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से ब्लैक एंड व्हाइट आपकी डेवलप होती है। ठीक है, इतनी बात आपके पास क्लियर हुई। अब धीरे धीरे चीजें हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं हमें करना क्या क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूरा पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ वैलिड होता है, कहाँ नहीं वैलिड होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके सारे एलिमेंट में कंसिडर कर रहा हूँ कि आपकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, रिफ्लेक्शन इतना ही हो गया, इसमें आपको थोड़े बहुत प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, थोड़े बहुत माइनर से, कि प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है, नेचर क्या होता है, साइज क्या होता है, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सेकंड वन, रिफ्रैक्शन के बारे में पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। दो मीडियम का जब इंटरसेक्शन पॉइंट है, दो मीडियम के सेपरेशन पॉइंट पे हम कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट करा रहे हैं, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होंगी वहां पे भी नॉर्मल रे आएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, वो सब कुछ आपको रिफ्रैक्शन के
कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए, और इसके जो 2 लॉज हैं वो भी आपको कंप्लीट आने चाहिए। मैं अभी ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जहां तक एनसीईआरटी में चीजें गिवन है उतनी अभी मैं बातें कर रहा हूँ, इसके बाद की बातें मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड, मिरर का मैं कॉन्सेप्ट पूरा आपको मिरर पढ़ा दूंगा, यहाँ पे पढ़ाना, अब यहाँ से मैं चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा। फोर्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया क्या है, अगर आप पढ़े होगे डेफिनेशन तो आप सिंपली समझ पाओगे, कैपेबिलिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है, कितना लाइट रे को वो बेंड कर सकता है, ये हमारी क्या मीडियम बताती है सिंपली, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी चीजों पे काम करता है, स्पीड ऑफ लाइट को घटाता बढ़ाता, अगर किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो कितना उस मीडियम में हमारी लाइट रे को स्लो कर देगा या इंक्रीज कर देगा, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, किस तरीके से वेरी कराता है, वो सब कुछ आपको हर एक तरीके से पता होना चाहिए। फिफ्थ इज मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला एज वेल एज लेंस फार्मूला, ठीक है, यहीं पर मैं लेंस फार्मूला भी लिख दे रहा हूं, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, दोनों पता भी होंगी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज कि पावर क्या होती है, किसी भी, मैं अगर लेंस की बात करूं तो पावर क्या होती है, आप जनरली आप जानते हो किसी को चश्मा लगता है तो प्लस माइनस कौन सा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ चीज इज कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है आजकल, इस पे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है, और यही आप जनरली नहीं पढ़ के जाते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आप सिंपली पढ़ लेते हो कि फोकल लेंथ क्या होगा, किस तरीके से वेरी करेगा, लेकिन अगर 2 लेंसेज को थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस पर रख दिया जाए तब कैसे हम अपना पावर निकालेंगे या फिर फोकल लेंथ निकालेंगे, ये हम आज जानना सीखेंगे, आज ये निकालना सीखेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन में सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, सबसे पहला लॉ, ठीक है, लॉ, फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ हमारा सिंपली कहता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, ये क्या अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां पर कोई भी लाइट रे को अगर आप गिराते हैं, सिंपल सी बात देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्टली चलता हूँ, किसी भी लाइट रे को मैं यहाँ पर अगर फॉल करा रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पर मैंने मान लो टॉर्च वगैरह लगा रखा है, जहां से हमारी लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद इस लाइन को, ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्रॉस ना करके वापस इस इधर ही की तरफ लौट गई, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस। अब जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसे, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हम अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पर, अगर ये मेरा पेन है, इस पर मैं कोई भी परपेंडिकुलर जस्ट कोई भी लाइन गिराऊं, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रे। तो और ये रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। देखो अभी थोड़ा सा मैं बेसिक से ही चीजें उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी एक रिदम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है बात। तो पहली चीजें क्या है, ये हो गई। दूसरी चीजें क्या है भैया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं, सेकंड लॉ की बात करूं तो सेकंड लॉ क्या होगा भैया, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, देखो बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज है, विल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब है, देखो अगर मैं बात करूं सिंपल सा, कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर मोबाइल की स्क्रीन है, मैं मोबाइल की स्क्रीन के अलोंग, ठीक है, अलोंग अगर लाइट रे गिरा रहा हूं, तो हमारी जो नॉर्मल रे होगी उसी, वो भी उसी प्लेन में होगी, ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर, हमारे पन्ने से परपेंडिकुलर निकल के इधर की तरफ आई, मान लो मैंने लाइट रे यहाँ गिराया, तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ गिरी और रिफ्लेक्ट करके इधर भाग के जाएगी, नहीं, वो सेम प्लेन में होगी। मतलब अगर आप तीनों लाइट रे को एक पन्ने पर रखना चाहो तो तीनों लाइट रे एक पन्ने पर आ जाएंगे, सिंपल सी ये बात समझो। या फिर लैपटॉप की स्क्रीन है तो उस स्क्रीन के अलोंग ही होंगे, ना कि इधर उधर निकल के आए होंगे। अगर वो स्क्रीन के अलोंग गिरा होगा तो स्क्रीन के अलोंग ही जा रहा होगा, ना कि इधर उधर। तीनों सेम पन्ने पर, सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ये सिंपल सी रिफ्लेक्शन बात बोलती है। और जो सबसे ट्रुथ बात है कि कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम मिरर की बात करें, मिरर में प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कहीं पर भी कोई भी मिरर लगा हुआ है जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर हर जगह एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह ये फॉलो होना ही होना है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। कभी कभी आपसे कंफ्यूज कर दिया जाता है कि क्या ये कॉन्केव मिरर में फॉलो करेगा, हर जगह करेगा। मिरर कहीं भी हो, कोई सा भी हो, हर जगह ये फॉलो करने वाला है।
फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पर बात आ जाती है भैया सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लीजिए कोई मीडियम है, मैं इधर थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है भैया, ये हमने वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, वाटर भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है म्यू डब्ल्यू, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर म्यू एयर है, यहाँ पर लाइट हमने डाला, तो हमें पता है कि मीडियम, अगर वैक्यूम में बात करें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर सिंपली बात करें वैक्यूम में तो ये क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वैक्यूम की बात करें। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि जिसको हम किससे दिखाते हैं, इसको सी से भी दिखाते हैं हम। अगर हम मान लीजिए किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम हमारी लाइट रे इसमें गई, मान लीजिए इसमें गई लाइट रे, अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं आपसे पूछूं v इन w, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये सिंपल क्या हो जाता है, ये सिंपली क्या हो जाता है, दिस विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको जितना आप दिमाग में रखोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, इसको जितना सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करोगे उतना ही क्लियरिटी के साथ तुम आगे बढ़ पाओगे। कि किसी भी मीडियम में अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो सिंपल से हमें क्या बात करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, ये सी है, सी विल बी 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, यहाँ से डेफिनेशन समझाने की आपको बात करूं तो सिंपल सी आप बात समझ सकते हो कि जब किसी भी एयर, किसी भी अगर वैक्यूम एयर की मैं बात करूं, एयर से हमारी लाइट रे किसी भी मीडियम में जाती है तो वो कितना टाइम्स स्लोअर हो जाएगी, वही क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई, कितना टाइम्स वो क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी लाइट, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल बी योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको काफी चीजें पूछी जाती हैं इस तरीके से, तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है और करना भी है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो देखो मैंने जैसे बोला कि कहीं पर भी हो, कोई भी केस हो, ये फॉलो होना ही होना है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। केव का मतलब जब केव वाला पार्ट, गुफा वाला अंदर, ये गुफा वाला पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो कॉनकेव, अगर उभरे हुए वाले पार्ट से हो रहा हो तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या है आपका, दैट इज, हमें अगर एक बात, सिंपल सी बात मैं बोलूँ, मान लीजिए सर्कल है, ये प्रॉपर्टी आई डोंट थिंक अगर पता होगी आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो भी अच्छी बात है। अगर सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम लाइन खींचते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, और परपेंडिकुलर अगर इस सरफेस पर गिर रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। ये किस तरह से हम बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। सर्कल आप पढ़ोगे तो रेडियस भी बोलते हैं। तो अगर सिंपली हमारा मिरर है, ये सेंटर है, सेंटर से हम कोई भी लाइन इसके सरफेस पर खींच रहे हैं, सो दिस विल बी नॉर्मल रे, दिस विल बी नॉर्मल रे। ये क्या है आपकी भैया, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से आई विल बी ऑलवेज, एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इस केस की बात करूं, इस केस में भी सेम चीजें होने वाली हैं आपके साथ, कि यहाँ पर भी ये क्या है, नॉर्मल रे, ये क्या है, नॉर्मल रे, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जस्ट 1 सेकेंड। चलो, तो हम बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी केस में, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कहीं पर भी हो, ये ऑलवेज वैलिड होता है। ठीक है, तो कॉनकेव की केस में मैंने दिखाया आपको कि दिस विल बी द नॉर्मल रे। अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो दिस विल बी नॉर्मल रे। अब यहाँ पर नॉर्मल ये है, तो लाइट रे मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई सोर्स लगा रखा है, कोई भी लाइट का सोर्स हो, में से मे बी टॉर्च हो सकता है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइट रे सिंपली इस पॉइंट पर फॉल कराई, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली इस केस में भी आपका आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू आर। तो कॉनकेव का केस हो, कॉन्वेक्स का केस हो, कोई भी केस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉलो होगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सीएचएस में पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी तुम पढ़ के आना, क्योंकि मैं इतनी फास्ट चीजें कराऊंगा, मे भी तुम्हारे ऊपर से जाए, मे भी चीजें उतना दिमाग में ना आए, तो इसलिए एक बार जरूर पढ़ के आना। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने 9th भी पढ़ा हुआ है, तुमने 10th भी पढ़ा हुआ है। अब एक बच्चा बोल रहा था भैया 9th का चैप्टर पहले करा दो, 10th हम तो पढ़ के बैठे हैं।
देखो जहां से मार्क्स ज्यादा आते हैं पहले उन पे फोकस करो। पढ़ना तो हमेशा मैं पढ़ाऊंगा, 9 10 दोनों तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम उन चीजों को पहले करो, उन पे ज्यादा प्रैक्टिस दो जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन करके क्या करोगे जब तुम्हारे 7 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो वो ज्यादा मेजरली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 7 क्वेश्चन तुम पहले करो। ठीक है, चलो अब अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो पहले कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट थिंग कि हम जब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो आपकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करते चलूंगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूं मैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। फिर ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास नेचर या फिर कुछ की भी इमेज की नेचर की बात की जाए तो रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, दिख नहीं रहा, पॉइंट साइज इमेज है, बट आप इसको अगर जूम करोगे तो आपको रियल दिखेगा और इन्वर्टेड दिखेगा। देखो इसको सिंपल से ट्रिक है कि कोई भी नेचर उसका रियल है कि इन्वर्टेड है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब भी रियल होगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इस बात को आप रखिएगा कि जब भी रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। और आपकी अगर मिरर क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, अगर कॉनकेव के जस्ट सामने बन रही है, मिरर के केस में अगर जस्ट सामने बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, तो दैट विल बी ऑलवेज रियल। रियल अगर इधर बन रही है तो ऑलवेज वर्चुअल। तो इस बात को अपने दिमाग में आप रखिएगा कि अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल, अगर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो दैट विल बी रियल। ठीक है, दूसरा केस जब हम थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इस पर लाते हैं, तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, जस्ट बियॉन्ड सी, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो फोकस पर पहले बन रही थी, कब, जब आपने इन्फिनिटी पर रखा था। अब कहाँ हो गई, फोकस से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट को जितना हम इधर शिफ्ट करेंगे, इमेज क्या होगी, फोकस से इधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ। ऑलवेज इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, इमेज फोकस से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये शिफ्टिंग दिमाग में अगर आपकी चलती रहेगी तो इमेज फॉर्मेशन अगर नहीं भी आता है तुम्हें, तो इस बात से तुम थोड़ा सा गेसिंग लगा सकते हो कि हाँ भैया इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से बनती है हमारी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी आपकी इमेज फॉर्मेशन के केस में, जब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, फटाफट से कमेंट करके बताओ, तब तुम्हारी नॉलेज में चेक कर लूं क्या होती है। ठीक है, चलो इसके बाद सेकेंड थिंग, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेकेंड थिंग ऑब्जेक्ट एट एफ। ठीक है, इधर बेसिकली मैं यहाँ पर आना चाहिए, सी ऑब्जेक्ट एट सी, जब हम सी पर रख रहे हैं मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो पहली केस इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पर बनी, बियॉन्ड सी से जस्ट थोड़ा सा पहले रखा तो इट विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस जब सी पर रखा तो सी पर ही बन गई। देखो जब सी पर रखा तो सी पर ही बन गई। अब सी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अब सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा हमने, ये सी है ये एफ है, इसके बीच में रखा हमने, तो जस्ट बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनी है। ठीक है, बियॉन्ड सी बनी है। उसके लास्ट केस फोकस पर रखें, इन्फिनिटी पर बनी। जस्ट फोकस से और थोड़ा सा, फोकस एंड पोल के बीच में जब आपने रखा तो ये सिंपल सी बात नहीं बनेगी, बहुत इनलार्ज बनेगी, इन्फिनिटी पर कहीं जान के बन रही होगी। तो ये कुछ केसेस हैं, आपको याद होने चाहिए किस तरीके से इमेज वेरी कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन दो कॉन्वेक्स के केस का भी देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के केस का है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का केस का है इमेज फॉर्मेशन। इसमें सिंपल सी बात है, दो चीजों का दिमाग में रखना है। पहला कि जब हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये हमेशा, देखो मैंने बोला कि जब इधर इन फ्रंट में बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो रियल होगी। ठीक है, रियल होगी। बिहाइंड में बनेगी तो ये वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जब भी होगी तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, मतलब सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा है। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, सीधा। ठीक है, चलो और इसके बाद अगर इन्फिनिटी पर मैंने मान लो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, पहला केस कि इन्फिनिटी पर मैंने रखा, फर्स्ट केस, तब आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, फोकस पर हो रही है। देखो लाइट रे कहाँ मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, हम एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं। देखो ये लाइट रे हमने यहाँ पर इंसिडेंट करा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, रिफ्लेक्ट करते ही जैसे इधर गई, हमारी पीछे की तरफ हम सोचेंगे कहीं इसको बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कहीं मीट नहीं कर रहे। और मिनिमम लाइट रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज दैट विल बी 2, एटलीस्ट 2 लाइट रेज होनी चाहिए किसी एक सिंगल इमेज को बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस एटलीस्ट इसको आपको दिमाग में रखना है कि मिनिमम कितने पॉसिबल लाइट रेज हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, दैट विल बी 2। क्योंकि आप देखो कहीं पर भी 2 लाइट रेज के इंटरसेक्शन से ही इमेज को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 2 लाइट रेज लिया, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज आएगी दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं कोई सी भी दो लाइट रे लूंगा, पैरेलल ही आएगी प्रिंसिपल लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर इंसिडेंट की ये भी रिफ्लेक्ट करे कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये रियली में तो कहीं नहीं मीट करेंगे, बट वर्चुअली किसी एक पॉइंट से ही निकल के आ रहे होंगे। इस लाइट रे को आप ध्यान से देखोगे, ये यहाँ से इमर्ज होके आ रही है। इस लाइट रे को अगर ध्यान से देखो, ये यहाँ से इमर्ज होके आ रही है, मतलब कोई एक पॉइंट होगा जहां से दोनों आ रही है, जहां दोनों एक जगह मिल रही होंगी, दैट इज फोकस। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। अब मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर हमने रखा है कि जस्ट बियॉन्ड द मिरर, कहीं पर भी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको हम यू बोल रहे हैं अभी, कोई भी एक इमेज डिस्टेंस, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने रखा। तो यहां से अगर इमेज फॉर्मेशन देखोगे तो फोकस से थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी इन्फिनिटी पर रखोगे इमेज फॉर्मेशन फोकस पर होगी, इन्फिनिटी से जैसे ही राइट की तरफ बढ़ोगे तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। ये केस अगर तुम्हें याद है तो तुम हमेशा का हमेशा बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर इस केस में मैं पूछूं कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, बताइएगा फटाफट, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना होगा? इतना अगर आप बता देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी थोड़ी सी बेसिक्स स्ट्रांग है। अगर नहीं होगी तो मैं ट्राई करूंगा कभी अनदर क्लास प्रैक्टिस सेशन में भी हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तो इन दैट क्लास आई विल क्लियर ऑल दोस थिंग्स। ओके, चलो अगली चीज मिरर फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो मिरर फार्मूला के लिए पहले कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ आपकी जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, फोकस की डिस्टेंस, इसको हम f बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये मैं समझाने नहीं बैठूंगा। इस पोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे u बोलते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और इस पॉइंट तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ इमेज बनी है, इसे v से दिखाते हैं, जिसे हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये तो जस्ट हर बच्चे को पता होता है क्या होती है और क्या नहीं होती है। बेसिक जो बात आती है वो आती है साइन कन्वेंशन की। इनको जब भी रखना है आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ। अब यहाँ पर काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया साइन कन्वेंशन कब लगाएं, कहाँ लगाएं, क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, नहीं समझ में आता, नहीं होता है क्वेश्चन। देखो इसके लिए सिंपल सा रूल तुम्हें बता दे रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन किसका किसका रखना होता है और किसका किसका नहीं। जो क्वांटिटी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें v और u की वैल्यू दे रहा हूँ, f की वैल्यू तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुम्हारा ये काम होगा कि f की वैल्यू तुम मत, f को कोई साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस v की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखो, u की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखो, तुम्हारी f की वैल्यू ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगी। आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ये चीज। ठीक है, अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, ये होता है HI/HO मिरर के केस में, और दूसरा फॉर्मूला m बराबर v/u, बट दिस विल बी इन माइनस। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है ये भी मैं बात आपको समझा रहा हूं। आप देखोगे हम कोई भी चीज मैग्नीफाई करने के लिए एक लेंस का यूज करते हैं, बेसिकली वो बड़ी बन जाए इमेज। ठीक है, हम उसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं, बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से दो फॉर्मूले आपके सामने है, पहला क्या है HI/HO, दूसरा क्या है m बराबर माइनस का v/u। तो इन दोनों से दो नेचर का पता चलता है बेसिकली। इससे क्या पता चलेगा, साइज का पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, नेचर का पता चलेगा। बस इतनी सी बात आप समझ जाएंगे तो आपकी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा केस मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, u, ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए इमेज कुछ यहाँ बन गई, ये क्या होगी, v। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि साइन कन्वेंशन की थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तो आई थिंक इतना आप समझ जाओगे कि यहां से जब हम लाइट रे क्या करते हैं, मिरर की तरफ गिराते हैं। ठीक है, लाइट रेज हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है। तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाने के लिए लाइट को इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, उसके जस्ट अपोजिट क्या मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने ऑब्जेक्ट को अगर मेजर करना तो हमेशा कहां से हम मेजर करना शुरू करते हैं, पोल से मेजर करना शुरू करते हैं। तो u क्या होगा इस केस में, निगेटिव होगा, और v क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को फिर से साइन कन्वेंशन के साथ रखने की कोशिश करते हैं, अगर दोनों को साइन कन्वेंशन के साथ रखूं तो v क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v। ठीक है, और u क्या हो जाएगा, माइनस का u। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, बट यहाँ से अभी क्या आ गया, m बराबर
निगेटिव आ गया, m की वैल्यू निगेटिव आ गई। किसके लिए? कॉनकेव के केस में। जब भी m की वैल्यू निगेटिव होगी तो इमेज क्या होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इस बात को आप दिमाग में अपने डालिएगा कि जब m की वैल्यू निगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, और m की वैल्यू पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने कैसे आपको प्रूव कराया? ये सिंपल सा मैं यहाँ से साइन कन्वेंशन का यूज करके फॉर कॉनकेव मिरर मैंने ये चीज निकाल दी। अब दूसरी चीज मैं मान रहा हूँ, यहाँ से सिंपल से देखो, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मतलब m इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इस केस में क्या होगा? एनलार्ज होगा ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगी एनलार्ज बन रही है, m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का। m की वैल्यू अगर छोटी है तो यहां से क्या हो जाएगा? स्मॉल बन रही होगी आपकी इमेज। ठीक है, जैसे डिमिनिश्ड भी बोलते हो आप। ठीक है, इतनी तीन चीजें मैं क्लियर करा दे रहा हूं। पहली चीज क्या हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, और तीसरी चीज क्या हो गई। फर्स्ट वन इज, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये केस आप मान भी सकते हो कॉनकेव के केस में ही बनेगा। अगर मिरर की बात करोगे तो कॉनकेव के ही केस में बनता है ये। ठीक है, बाकी अदर केसेस में, कॉन्वेक्स केस में हमेशा वो क्या बनेगा? स्मॉल ही बनेगा। ये चीज आप इमेज फॉर्मेशन से क्लियर कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन से दो चीज, अगर साइन हमें देख के पता लगाना है तो हम उससे नेचर पता लगाएंगे, और वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या पता लगाते हो? साइज रेशियो, साइज रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या बताता है? हमें एनालिसिस बताता है किसकी? इमेज वर्सेस ऑब्जेक्ट की। बस इतनी सी बात है, इतनी आप चीजें क्लियर कर लो। साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लो, यहाँ पे फिर से आप देख लोगे कोई सा भी मिरर हो, जब लाइट इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही हो तो इसके जस्ट इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, उसके अपोजिट में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करूं, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम इधर मेजर करने के लिए फोकल लेंथ यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस हम पोल से मेजर करने के लिए इधर की तरफ भागेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगी। बस इतनी सी साइन कन्वेंशन की बात है, आप रखिएगा। अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन वहां पर होगा जहां पर हम मीडियम को चेंज कर रहे होंगे, मीडियम में चेंज आ रहा होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं। पहला लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी ये मीडियम है, ठीक है, ये नॉर्मल मैंने खींच दिया, यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट की है, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट की हुई है। अब इंसिडेंस करने के बाद ये नॉर्मल रे इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाती है अंदर की तरफ, इसे एंगल आर बोलते हैं, इसे एंगल आई बोलते हैं। ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। मान लीजिए इस मीडियम का μ1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ उस मीडियम में जो एंगल पड़ रहा है, इस मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में कौन सा एंगल है? आई, मस्ट बी इक्वल टू μ2, उसमें कौन सा एंगल पड़ रहा है? इनटू साइन का आर। बस यही क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है। सिंपल सी बात। या फिर दूसरी चीज बोली जाती है कि साइन आई अपॉन साइन आर मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा फॉर द सेम मीडियम्स। बस इतनी बात, दो बातें आपके सामने हैं, दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। और फिर से इस केस में इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होंगी? सेम प्लेन में होती हैं, ये बात है। ठीक है, स्नेल्स लॉ तुम्हें आ गया होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर मैं रेयरर, इस मीडियम को मैं रेयरर मान रहा हूँ, इस मीडियम को डेंसर मान रहा हूँ, ठीक, तो ये नॉर्मल मैंने खींच दिया। मैं अब क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा, यहाँ पर ध्यान से देखना। मैंने इस पॉइंट पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कराई, अब ये जानी तो चाहिए थी एज वेल इसी तरीके से, लेकिन जब भी रेयरर टू डेंसर आएगी ये नॉर्मल की तरफ भाग आती है, इधर भाग आती है। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, इस केस में कि मैं अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा हूँ, ये जानी चाहिए थी इस तरह से निकल जानी चाहिए थी। बट अभी ये क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी अपने आप में, और ये क्या चली जाती है? दूर भाग जाती है। तो पहला क्या था? जो लाइन जानी चाहिए था उससे इधर की तरफ मुड़ जा रही है। दूसरा क्या, ये इधर जानी चाहिए था उससे दूर भाग जा रही है। मतलब रेयरर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, और जैसे ही डेंसर टू रेयरर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। अब इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सेम मीडियम में लाइट वापस आ जाए। लेकिन हम अगर बात करें कि हमने मीडियम चेंज कर दिया है, ये देखो यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पर एक एयर रखा हुआ है। अगर हम इस केस में बात करें तो भैया यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन आप कहाँ से लेके आ गए? तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये रिफ्लेक्शन कब होता है? TIR इसको हम बोलते हैं, TIR। ये तभी होगा जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही हो? डेंसर टू
रेयरर जा रही हो, डी आर, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, डी आर। अगर आप नहीं भी याद कर पाते हैं तो टी आई आर से याद रखिएगा कि लास्ट में आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मीडियम में भी लास्ट में आर आना चाहिए, मतलब रेयरर बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखो पहली केस को इसको मानते हैं, पहला केस हम यहाँ से, लाइट रे हमारी यहाँ गई, ये जानी चाहिए थे कुछ इस तरीके से, बट ये क्या होगी, अवे चली गई। पहली केस में सिंपल सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला केस किसी भी एंगल पे मैंने लाइट रे को फॉल कराया, ये जानी तो इसी तरीके से चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड होके यहाँ पर आ गई। अब थोड़ी सी हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, हमने थोड़ा सा यहाँ एंगल और बढ़ाया, ठीक है, मतलब मैं पहले लाइट रे ऐसे पकड़ा था, फिर थोड़ा सा और इधर, तो जैसे इधर किया, अब क्या हो गया, एक ऐसे एंगल पर मैं लेके गया कि ये लाइट बेंड होते होते इतना बेंड हो गई कि ये इस सरफेस के पैरेलल चली गई, इस सरफेस पर ही चली गई, इस सरफेस पर ही, मतलब हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, अब 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। और जिस भी एंगल पर, ये वाला एंगल, जिस एंगल पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा सी, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है बात। और जिसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप सिंपल सा निकाल सकते हो, दैट इज, अगर यहाँ पर वैल्यू हमने इसको एयर माना हुआ है तो इसकी n बराबर 1 है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपल सी लगाते हो, साइन थीटा सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई म्यू ऑफ जी, जिस मीडियम में आपका एक मीडियम है, डेंसर वाला मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली, ठीक है, ये हो जाता है। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, स्नेल्स लॉ यूज करोगे, आ जाएगा। अब इस थीटा सी से जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी एक लाइट रे यहाँ पर गिराएंगे, ये क्या होगी, लाइट रे तुरंत इस मीडियम में आना शुरू हो जाएगी, वापस से उसी मीडियम में। तो जब भी क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल पर हम लाइट रे को फॉल करा रहे हैं किसी दो मीडियम के सेपरेशन पर, तो उसमें TIR होने लगता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि हमने क्या किया भैया, पहले यहाँ पे लाइट डाला, ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, ये नॉर्मल रे था, इससे अवे भागेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, ठीक है, डेंसर टू रेयरर। अब थीटा सी एक ऐसा केस बनेगा कि जहां पर ये लाइट क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल से परपेंडिकुलरली इतना बेंड हो जाएगी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी। और दूसरा केस थोड़ा सा और इधर हम खिसकते हैं, तो इस केस में क्या होगी कि इससे भी थोड़ा सा और दूर आना चाहेगी, और दूर आते आते उसी वापस से फिर उसी मीडियम में आ जाती है, दैट इज TIR। और साइन थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए कभी भी आए तो दिस विल बी 1 बाई म्यू जी। म्यू जी क्या है, ये ग्लास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। लेंस की बात करूं तो लेंस बेसिकली दो तरीके के हम देखते हैं। हम लेंस क्यों यूज करते हैं, हम चीजों को देखने के लिए, अपनी आपकी आंखों में भी लेंस प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। मिरर का तो यूज कर रहे थे आप अपना इमेज देखने के लिए, लेकिन किसी अनदर ऑब्जेक्ट को आपको देखना है बड़ा या छोटा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेंस बेसिकली दो तरीके से आप देखते हो, पहला क्या है, कॉन्वेक्स देखते हैं आप, कॉन्वेक्स, दूसरा क्या है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अगर सिमिलैरिटी की मैं बात करूं तो जिसको मिरर अच्छे से आता है तो अगर थोड़ा सा दिमाग ना चलाएगा तो यहाँ पर जस्ट चीजें पलट जाती हैं। कॉन्वेक्स लेंस will behave like a concave mirror and concave lens will behave like a convex mirror। तो अगर ये चीज अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो इसको आप चीजें समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर बार बार आप जो कॉमन टर्म में फंसते हो कि भैया इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो पहले सरफेस को आप ध्यान से देखिए, पहला सरफेस क्या, इधर की तरफ कर्व है, हमेशा पहले इधर से पहला सरफेस कर्व है। तो ये कुछ इस तरीके सर्कल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ लेंस को, तो ये सर्कल इधर बनेगा, तो सेंटर यहाँ, तो फोकल लेंथ यहाँ, मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इस केस की मैं बात करूं तो पहला क्या इधर, मतलब मैं सर्कल अगर इसका कंप्लीट सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो ये यहाँ पर सेंटर आएगा, यहाँ पर फोकस आएगा, तो इस केस में फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो कॉनकेव के केस में नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात इनके लिए भी कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट लाइट रे, जब भी इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये निगेटिव लिया जाएगा, जब भी राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। इस केस में भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव लिया जाएगा, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके दो सेंटर होते हैं, दिस विल बी फर्स्ट सेंटर, ये फर्स्ट सेंटर, ये सेकंड सेंटर, इस केस में फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए
अब नेचर ऑफ लेंसेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल से अगर इमेज फॉर्मेशन आपको आती होगी तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे एक लाइट रे हमने डाला, तो ये लाइट रे देखो मिरर से जैसे ही लेंस में जा रही है, लेंस के बाद एक पॉइंट पर क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही है, कन्वर्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और डाइवर्जिंग की बात करें, कोई भी लाइट रे इधर से आ रही है, ये जाने के बाद दूर फैल जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, एक दूसरे से दूर जाने लग रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग। ये कौन सा लेंस है, तो ये कॉनकेव लेंस कहलाता है। क्लियर बात। तो कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग, कॉनकेव, बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं चीजें कि m बराबर क्या होता है, HI/HO ही होता है। यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला, सेकेंड वन इज V/U हो जाता है इस केस में। अब यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा कि m से v से क्या जानेंगे अपन और h से क्या जानेंगे। फिर से साइज ऑफ इमेज अगर आपको जाननी है तो HI/HO से जानोगे। m अगर V/U है दैट विल बी योर नेचर। तो यहाँ से फिर से अगर m की वैल्यू जो सेम थी कि ग्रेटर होगी 1 से, तो यहाँ पर n लार्ज बनेगी, n लार्ज बनेगी। m विल बी अगर लेस देन 1 होगी तो डिमिनिश्ड बनेगी, या फिर स्मॉलर में बोल देता हूँ, डिमिनिश्ड बनेगी आपकी इमेज। अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाती है तो ये क्या होगी, सेम साइज्ड होगी, सेम साइज्ड होगी। आपकी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन है ये। अब यहाँ पर दो केस बनेगा, m इज इक्वल टू पॉजिटिव का, m इज इक्वल टू निगेटिव का। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एग्जांपल लेके आप क्रिएट करिएगा सिनेरियो। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे भी कमेंट बॉक्स में कोई भी एक बच्चा कमेंट कर देगा, मैं वहां पर आपको सिनेरियो बता दूंगा कि m पॉजिटिव से क्या होता है, निगेटिव से क्या होता है। अब दूसरी चीज, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला काम किसके आता है, तो फोकल लेंथ ऑफ किसी भी लेंस को निकालने में काम आता है। देखो फोकल लेंथ अगर मिरर की मैं बात करता हूँ, यहाँ से छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिरर की मैं बात करता हूँ, तो मिरर का कोई भी एक फोकल लेंथ, जैसे मैं ये आपका कॉनकेव मिरर, तो ये हवा में रख दो, पानी में रख दो, कहीं पर भी रख दो, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। जबकि अगर हमारा लेंस है तो लेंस के केस में अगर आप इसको हवा में रखोगे दूसरा फोकल लेंथ हो जाएगा, अगर पानी में रखोगे तो दूसरा फोकल लेंथ हो जाएगा, अगर डायमंड का बनाओगे दूसरा फोकल लेंथ, किसी भी चीज से करोगे दूसरा फोकल लेंथ हो जाएगा। सो इसके लिए हम एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है आपका, मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, मिरर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या है भैया, एक सरफेस से मिलके बना हुआ है जिसका रेडियस क्या है, मान लीजिए मैंने बोल दिया R1। ये वाला भी किसी एक से मिलके बना हुआ है जिसका रेडियस क्या है, R2। रेडियस की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट सरफेस है अपना, ये सेकेंड सरफेस है। तो इस केस में हम जब भी फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, इसका क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 क्या होगा। अगर फर्स्ट केस देखो, आप जब आगे जाओगे 11th-12th में तब आपसे क्या कराया जाएगा, किसी मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है, लेकिन अभी आपके लेवल पर हम एयर में रखे हुए हैं। तो एयर के केस में क्या होता है, म्यू माइनस का 1। ये म्यू क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 क्या है, जिस मीडियम में वो रखा गया होता है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस माइनस 1 सेकेंड सरफेस का रेडियस। यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर किसी भी आपकी लेंस का आपको रेडियस दे दिया जाए, कर्वेचर, और उससे आपकी फोकल लेंथ पूछी जाए, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये क्या है, ये वाला फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस R1, ये R1, और ये वाला क्या है, सेकेंड सरफेस है, इसका रेडियस R2 आपको दे दिया जाएगा, प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा कौन सा R1 है कौन सा R2 है। जस्ट यू हैव टू यूज 1/f। इस पूरे लेंस का फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किस मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का बना है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर डायमंड का बना है तो दूसरा, ठीक है, जिस भी चीज से बनाओगे तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका आएगा। तो सिंपल सा 1/R1 माइनस 1/R2, इतना आपको चीजें करनी है बस, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे करवा दूंगा मैं। सेकेंड थिंग, पावर ऑफ लेंस। अब पावर देखो, किसी भी चीज से अगर मैं बात करूं, आपकी पावर सुनते हो, अगर पहलवान का नाम सुना होगा तुमने, अगर उसकी पावर चेक करनी है तो तुम क्या बोलोगे, भाई उसका काम है कुश्ती लड़ना, कुश्ती में लड़के हराना। तो कितनी पावर है उसके पास, कितना ताकतवर है, वही उसकी पावर है, ठीक है, कितना जल्दी अपने अपोनेंट को हराता है, उसकी पावर उससे आप डिफाइन करते हो। लेकिन लेंस की मैं बात करूं तो लेंस पावर कैसे हम चेक करेंगे कि कितना जल्दी वो लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, क्योंकि लेंस का काम ही है कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो कितना जल्दी वो कन्वर्ज कर रहा है, कितना जल्दी वो डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज योर पावर ऑफ लेंस, ठीक है, उससे हम पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करना है पावर, तो पावर विल बी ऑलवेज 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अदरवाइज अगर
आपका एफ की यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने जस्ट यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। दिस विल बी, और यूनिट की बात करूं तो यूनिट विल बी डायोप्टर, जिसे हम डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1/f, दैट इज एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। एफ क्या है, फोकल लेंथ, 100/f सेंटीमीटर में होगा, तो ये होगी कहानी। पावर इस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है। अब चलो अगली क्वांटिटी क्या आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लीजिए अगर आप जब आंख चेक कराने जाते होगे तो दो केस आपके बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, प्लेस्ड नियरली, नियर बाय नियर, ठीक है। मतलब दोनों बहुत पास पास जब रखे हों, जैसे मैं बात करूं कि ये लेंस है, फिर इससे सटाकर एक लेंस, इससे सटाकर एक लेंस, तो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ f3 है मान लेते हैं, तो इस केस में मैं अगर पावर की बात करूं तो पावर क्या हो जाएगा, पी नेट, मतलब तीनों का मिला के जो पावर होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3, और दूसरा जो फॉर्मूला 1/f नेट, जो उसका नेट फोकल लेंथ होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बस दिमाग में आपको ये रखना है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज को रखेंगे वो सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। तो ये पहला केस हो गया क्या, जब आप बहुत पास पास चीजों को रखे हुए विदाउट एनी डिस्टेंस। बट दूसरा केस जो पूछा गया है कि प्लेस्ड अपार्ट, ठीक है, प्लेस्ड अपार्ट, किसी एक डिस्टेंस पर रखे गए हो, तब कैसे आप निकालोगे। देखो मान लो इस केस में आपसे मैं बोल दूं कि ये दो लेंसेज हैं आपके पास, दोनों आपस में d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इस केस में पावर कैसे निकालोगे और कैसे फोकल लेंथ निकालोगे। तो सबसे पहले इसमें एफ नेट आप निकाल लीजिए, और यही 1/f नेट ही तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा उसका, पी नेट, नेट पावर दोनों का। तो ये कैसे निकालते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये आया हुआ है, दो बार पूछा हुआ है, और इस पर बेस्ड एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि भैया इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन अभी मैं आपके करवाऊंगा। तो जो दो लेंसेज अगर बहुत पास पास रखे हुए हो तब कैसे आप पर नेट पावर निकालोगे, डायरेक्ट ऐड करना है। अगर दूर दूर रखे तब कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का भी कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो मान लीजिए पहले वाले का मैग्निफिकेशन M1 था, इसका मान लीजिए M2 था, इसका मान लीजिए M3 था, इस तरीके से दिया जा सकता है। तो जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा इन तीनों का वो M1 इंटू M2 इंटू M3 आ जाएगा। ये भी आप लिख लीजिएगा, नेट मैग्निफिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर बात। चलिए फटाफट से हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ये अगर मैंने एनसीईआरटी बोला था आपको इसीलिए पढ़ने के लिए क्योंकि 2016 में, अब थोड़ा सा मैं टाइम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन सिंपल सा आया हुआ है कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट। अगर एपरेंट सनसेट मतलब कि दिखावा वाला सनसेट, जो एक्चुअल सनसेट और एपरेंट सनसेट के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है, 2 मिनट का होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो प्रॉपर आपको ये डिफाइंड मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन फटाफट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपसे बोला था लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना है। अगर लेंस को कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। मैंने बोला था कि आपसे पानी वाला नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा एयर का ही पूछेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इधर 1/r1 माइनस 1/r2, यही था कहानी, ठीक है। तो यहां से सिंपल सी आपको म्यू की वैल्यू की कितनी गिवन है, 1.5 गिवन है, और R1 बराबर R2 गिवन है, और बराबर 30 सेंटीमीटर गिवन है। कौन सा लेंस है भैया, लेंस की कॉनकेव की बात की गई है, मतलब बाई कॉनकेव। तो ये इस तरीके का लेंस है कुछ, ठीक है, ये इस तरीके का। तो अगर मैं इस R1 की बात करूं तो R1 विल बी, R1 क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर R2 की बात करूं, साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है कि ये यही तो मेन खेल है पूरे लाइट चैप्टर में। पूरा मेन खेल किसका है, साइन कन्वेंशन का। अगर वो तुम्हारा कमजोर है तो देन भूल जाओगे, तुमसे क्वेश्चन लगने भी वाला है। साइन कन्वेंशन पे पूरा जोर डालना। तो बाई कॉनकेव है तो सिंपल सा पहला क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो तो 1/f इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है, 1.5, तो 1.5 माइनस 1 0.5, डायरेक्ट करते हैं। ये क्या होगा, 1/r1 क्या है, निगेटिव, तो माइनस 30, माइनस 1/r2 क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 30, ठीक। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा आपका 30। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 को लिख लेता हूँ 1/2 में डायरेक्ट, ठीक है। 0.5 इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 इंटू माइनस का 2/30,
ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखो, ये कट जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सी अगर देखोगे तो एफ विल बी माइनस का 30 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला यूज करना भी सीखो। इसके लिए सिंपल सा आपको लेंस को देखना है कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है तो फर्स्ट क्या होगा आपका, हमेशा नेगेटिव सरफेस होगा, सेकंड विल बी पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स होता तो फर्स्ट विल बी पॉजिटिव एंड सेकंड विल बी नेगेटिव, तो उस केस में आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती, बस इतना सा चेंज आता। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, टी आई आर कब होगा। टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर। अभी मैंने बताया था कि जब भी लाइट रे क्या होगी हमारी, ये क्या होनी चाहिए डेंसर, ये होनी चाहिए रेयरर। टी आई आर याद होगा, आर लास्ट में आ रहा है तो डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, लास्ट में आना चाहिए आर। तो डेंसर मीडियम टू रेयरर कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयरर जानी चाहिए। चलिए वेरी गुड। अब उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √2। ठीक है, और व्हाट इज द क्रिटिकल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो इसके लिए भी मैंने बताया था साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो अगर 1 बाई म्यू की जगह 1/√2 रख लो, तो साइन सी का 1/√2 होता है जब एंगल 45 डिग्री होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मैंने बताया था और करवाया भी था। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दैट एंड ग्लास 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 5/3, क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं अगले सेशन में इसको ऐड करके वहां करा दूंगा, बट ये अभी पहला क्या आपके लिए होमवर्क नंबर 1 है। होमवर्क नंबर 1, 2 या 3 होमवर्क दूंगा आज, तो टोटल 3 होमवर्क होंगे आपके पास। ठीक है, होमवर्क नंबर 1। दूसरा चलो, पावर ऑफ लेंस combination consisting of two lenses of different focal length and kept at distance equal to sum of their focal length। यही क्वेश्चन कमेंट में भी आया था, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा भी दे रहा हूँ। ओके, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, देखो हमें पावर निकालना है तो बेसिकली 1/f नेट की वैल्यू निकालनी। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। अब यहां से क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ दियर फोकल लेंथ, मतलब जो d की वैल्यू दी गई है वो f1 प्लस f2 की वैल्यू दी गई है, d बराबर f1 प्लस f2 दी गई है। देन व्हाट विल बी द पावर, इसके ऊपर फोकल लेंथ भी पूछा जा सकता है। अभी पिछली बार पावर करके पूछा गया है, तो मे भी इस बार आपसे फोकल लेंथ भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करूं, फर्स्टली इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो अगर f1 f2 एलसीएम ले लूं तो f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2, ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट माइनस d की जगह रखिए f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2। तो देखिए दोनों सेम क्वांटिटी, दोनों कट जाएगा, तो p इज इक्वल टू 1/f नेट इज इक्वल टू 0। तो पावर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर आपसे यहीं पर फोकल लेंथ की मैं बात करता, एफ नेट क्या हो जाएगा, तो एफ नेट विल बी इंफिनिटी। इट मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो पावर क्या हो जाएगा, 0। अगर फोकल लेंथ पूछा जाता तो दैट विल बी इंफिनिटी। क्लियर। अगर ये आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये यूज कर लीजिए, 1/3 प्लस 1/2 अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 अपॉन 3 × 2, यही तो होता है। एलसीएम लेना अगर तुम्हें आता हो तो इस तरीके से ही होती हैं चीजें। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने सॉल्व किया और आंसर आपके सामने आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 1 कॉनकेव एंड 1 कॉन्वेक्स लेंस बोथ हैविंग सेम फोकल लेंथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रखा गया, देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अगर कॉन्टैक्ट में रखा गया मतलब डी की 0 वैल्यू, देखो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1/f इज इक्वल टू एफ नेट। अगर पावर की कॉम्बिनेशन में अगर पास रखा है तो कैसे, तो 1/f1 प्लस 1/f2। अगर नहीं भी मान रहे हो तो d अपॉन f1 f2 मान लीजिए दूर था, तो d की वैल्यू अगर दोनों पास रखें तो d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली कट गया। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, बोला क्या गया, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, both having same focal length f are placed in contact, then focal length of the combination will be। अभी जो करे हो वही सेम है। अगर देखो कॉन्वेक्स की बात करोगे, कॉन्वेक्स के लिए तो f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कॉनकेव की बात करोगे तो f क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बस सिंपल सी, ये पॉजिटिव या निगेटिव मिलके दोनों सेम है दोनों की वैल्यू, तो f नेट फिर से क्या आ जाएगा, f नेट विल बी इंफिनिटी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो फिर से f क्या हो जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ 4 mm थिकनेस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी, ये क्या है, मान लीजिए आपका कोई भी थिकनेस, ये कितना है 4 mm आपको गिवन है, 4 mm गिवन है। लाइट रे यहाँ से आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, ठीक, मीटर पर सेकेंड। बट ये इस मीडियम में आ रहे हैं, तो इस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी vm, स्पीड इन मीडियम, ये कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ये पढ़े हो ना, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ से अगर 1 0 × 10 कर लो ऊपर, तो ये काट दोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, या तो 15 दूना 30 कर लो डायरेक्ट। तो Vm क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी स्पीड इन दैट मीडियम। अब देखो बात क्या है, हमें टाइम निकालना है, तो सिंपल सा 9th में अगर तुम पढ़े होगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात तुम्हें पता चल गई। देखो सिंपल सी बात, मीडियम थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम में स्पीड निकालिए, स्पीड पता है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 4 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ अपॉन ये क्या है 2 × 10⁻8, माइनस का नहीं पॉजिटिव का, ये 2 से 2 कट गया, 2 8 3 11, तो 2 × 10⁻11 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2018 में पूछा हुआ सवाल है, तो इससे रिलेटेड कभी भी आए, पहला काम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल लो, दूसरा काम कि सिंपल सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला निकालो, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम कितना लगेगा ये भी आप निकाल लोगे फटाक से। चलो सेकंड क्वेश्चन इज अ लाइट ऑफ, यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो लाइट अगर मैं बात करूं तो 9th के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। लाइट पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, और वेव नेचर की भी तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं सिंपल सी बात पूछूं आपसे, ठीक है, कि किसी भी वेव की अगर मैं बात करूं, किसी मीडियम में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम विल बी ऑलवेज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, है ना, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज वेव, स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव एंड लैम्डा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने हुए चलिएगा कि मान लीजिए मैं कोई भी मीडियम ले रहा हूँ, अगर इसमें लाइट रे हमारी आती है, तो इसमें जो चेंज नहीं होता है ना, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, सोर्स पे, कि आपका सोर्स कैसा है, कौन सा सोर्स है। अगर सोर्स बदलोगे, मतलब लाइट टॉर्च एक दूसरी टॉर्च से दूसरी टॉर्च पे शिफ्ट करोगे, सोर्स बदलोगे, तब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होती है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। जबकि आपकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये आपके लेवल का नहीं है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो उस पर बेस करके अगर मैं यहाँ से सिंपल सी आप देखोगे तो v क्या होता है किसी भी मीडियम में, c/μ ऑफ दैट मीडियम, यही होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं अगर रेशियो लेता हूं सिंपल सी, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μm है, ठीक। तो यहाँ से λ1 मान लेता हूँ, एक केस, दो केस मान लेता हूँ, दोनों में, एक में एयर में, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि म्यू ऑफ यहाँ पर किस में निकालना है, m में, किसी भी मीडियम m में, अपॉन म्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू लैम्डा इन a अपॉन लैम्डा इन मीडियम, यही होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए जब भी हम वेवलेंथ के रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है तो फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल अगर तुम रहोगे तो निकल जाएगा। देखो हमने क्या किया, v1 f1 लैम्डा, f हमेशा सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, ठीक। अब v1 को हमने कहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया इस वाले फॉर्मूले से यूज करके कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, बस इतना मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो हमें दो चीजें गिवन है, दोनों चीजों का यूज करना है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 2 गिवन है, एयर का 1 होता है, तो ये आएगा 2/1 इज इक्वल टू, एयर में कितना वेवलेंथ गिवन है 400 mm, तो हो गया 400 mm, और लैम्डा इन मीडियम हमें निकालना है, तो लैम्डा इन मीडियम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 से कट जाएगा, 200 आ जाएगा, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 200
nm नैनोमीटर। हो गया सॉल्व। बहुत ज्यादा हमें कूदना भी नहीं था, दो चीजों का यूज करना था। बट यहाँ पर देख लो, इसीलिए फिजिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपको 9th भी आना चाहिए, 10th भी आना चाहिए। क्योंकि देखो 9th का कॉन्सेप्ट यूज करके 10th में क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया गया, तो अगर 9th तुम्हारा क्लियर नहीं है तो 10th का क्वेश्चन लगेगा ही नहीं तुमसे। सो दैट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू बी रेडी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाइए भाई फटाक से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, दो चीजों का यूज करना और क्वेश्चन आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलिए, किसकी बात कर रहा है? मिरर की बात कर रहा है। तो मिरर के केस में हमने अभी पढ़ा था मैग्निफिकेशन इज -v/u। ठीक है, और मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो हमसे पूछा गया f और m के बीच का रिलेशन। तो मैं सिंपल से अगर तुमसे बात बोलूं, कोई भी रिलेशन अभी तक तुमने डायरेक्ट पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि हमें जो चीजें नहीं पता उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, क्या आप थोड़ा सा यूज करते हो, किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हो। देखो जब भी हमें किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन पूछा हो, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। देखो m और f के बीच में पूछा, लेकिन दोनों के बीच का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं पता, लेकिन हमको क्या पता है कि m v और u पर डिपेंड करता है, f भी v और u पर डिपेंड करता है। तो क्यों ना m की मदद से हम v और u को कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर इन दोनों में पुट कर दें। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज गिवन है कि डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब u की वैल्यू जो गिवन है वो d गिवन है आपके सामने। सिंपल सी बात है। ठीक है, u की वैल्यू आपको गिवन है। एक सेकेंड, चलो ठीक है, d की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू d, तो हम बेसिकली मिरर है तो u विल बी माइनस का d। ठीक, क्लियर है बात? तो अगर मैं यहां से बोलूं कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू, क्योंकि हमें u की वैल्यू पता है, v की नहीं पता, तो v विल बी माइनस का m इंटू डी। ठीक है, u की वैल्यू हमने अभी तक रखा है यहां पर इस केस में। ठीक है, माइनस का दिस। क्लियर है बात? तो यहां से अगर मैं बोलूं 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस का md, ठीक है, प्लस 1/u दैट इज d। ठीक है, इतनी बात कर लूं मैं, इतनी बात कर लूं तो कोई दिक्कत। अब यहां से d को कॉमन ले रहा हूं मैं, 1/d कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा? 1 माइनस 1/m बचेगा। बोलो यही बचेगा, इधर 1/f हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहीं पर भी अभी साइन कन्वेंशन नहीं रखा है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अगर साइन कन्वेंशन रखूंगा तो चीजें आ जाएंगी फिर भी, लेकिन अभी नहीं रखा है मैंने। तो यहां से मैं सॉल्व कर दूं तो ये 1 माइनस 1/m क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा आ जाएगा, m माइनस 1 अपॉन md आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू बराबर? ये 1/f के बराबर है। तो m माइनस 1 इंटू एफ ही तो पूछा हुआ है, m माइनस 1 इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा? m माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू m इंटू डी। यही आ गया, यही पूछा गया था, बस इतना आपको करना था। क्या ये सही है नहीं सही है एक बार वेरीफाई करना तुम्हारा काम है, और घर पे खुद से एक बार ट्राई करके फिर मुझे बताना कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। An object of height 2 cm is placed at distance 16 cm from the concave mirror which produces a real image of height this. Focal length of mirror is this. चलिए फटाफट बताइए, फिर से आपको यूज करना है क्या? मैग्निफिकेशन बराबर hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन का u। दोनों फॉर्मूले का यूज करोगे, यहां से आप v और u में रिलेशन निकल जाएगा तुम्हारा, सिंपल सा। देखो चीजें कैसे पूछी जा रही हैं, तुमसे डायरेक्ट ना देके बस यूज किया जा रहा है। हमें देखो क्या गिवन है, हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, दोनों गिवन है, दोनों का यूज करो, फटाफट आंसर निकालो। देखो मैं दोनों का यूज करके मैं पहले क्या निकालूंगा? v निकालूंगा, क्योंकि मुझे u गिवन है। क्या गिवन है? u। तो मैं इन दोनों से ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल लूंगा। फिर ये निकल जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कर लूंगा, बस मेरा फोकल लेंथ आ जाएगा। देखो hi पॉजिटिव में ही होगा 2, hi निगेटिव में होगा तो -2, और ये हो जाएगा 3 इमेज, ये 3 ये 2। यहां से v की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं नहीं कुछ करूंगा, u की वैल्यू पता है माइनस का 16, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ से 2 अट्ठे, तो v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 24 सेंटीमीटर आ गई। ऑटोमेटिकली देखो v निगेटिव आ गया, मुझे जो चाहिए था मैंने उसको निगेटिव में रख लिया, मतलब जो चाहिए था उसका साइन कन्वेंशन मैंने नहीं रखा, v को मैंने साइन कन्वेंशन नहीं माना, ऑटोमेटिकली देखो माइनस में आ गया। बस यहाँ पर रख लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 24
प्लस 1/-16। ठीक, माइनस माइनस ये यहाँ पर हटा के हम डायरेक्ट माइनस ही कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 48 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 48 ले लो, माइनस का 2, 24 दूना 48, माइनस का 3, तो 48 बटा ये आ जाएगा f बराबर माइनस का 48/5। तो 9 पचे माइनस 9 पचे 45, 9.6 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है, इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे मैंने किया। ये आप भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है, एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके लिए आपको हर चीज, जो चीज गिवन है विथ साइन कन्वेंशन रखो, हर चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, पूरी इमेज फॉर्मेशन तुम्हें आनी चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो कॉनकेव के केस में किधर इमेज बनती है, लेफ्ट में बनेगी, राइट में बनेगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, हर चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। याद होगी तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज फिर से वही गलती करोगे कि इमेज नेगेटिव कभी आएगी, कभी पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो ये गलती तुमसे होती रहेगी। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ समझ लीजिए आप। अगर मैं बोलता हूँ प्लेन मिरर की, यहाँ देख लो, प्लेन मिरर की बात करता हूं कि अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट रखा आपने, x डिस्टेंस पर रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो x डिस्टेंस पर ही बनेगी और h हाइट की ही बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जब बराबर हो तो m की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, बात आपको पता होगी। और फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इस बात को आप दिमाग में अपने रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ड्यू टू इनफाइनाइट रेडियस फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए, मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ। कौन सा इमेज है जो हमेशा स्मॉल प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल प्रोड्यूस करेगा, इरेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको याद हो मिरर की कहानी, तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, जो फोकस से पोल के बीच में ही बनता है और सीधा बनता है और हमेशा छोटा ही बनता है, हमेशा छोटा ही बनता है, दैट विल बी कॉन्वेक्स। चलिए, लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचते हैं, इसे हम क्या बोलते थे, नॉर्मल रे बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं देना चाहूंगा, ठीक है, एज अ गिफ्ट। अगर मैं बोल दूं तो गिफ्ट भी है, अगर नहीं तो छोड़ो। देख लो यहाँ पर ध्यान से, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो आ जाएगा ये भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में आया था और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखो बोला क्या गया आपसे, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 9/8 आपको गिवन है, ठीक है। और पूछा क्या गया है, सिंपल सा, रिफ्लेक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्लास आर गिवन। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको दे दिया गया है 3 × 10⁸ 8/2 × 10⁸8। ये काट दोगे तो 3/2 ही आ जाएगा, ठीक है, 3/2 ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे चीजें पता है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई। देखो सिंपल सी बात क्या की मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है आपकी, 3 × 10⁸, और ग्लास में कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁻। तो हमने जस्ट रेशियो लिया C/this। मैंने देखो, हमें इसका पता था, अगर आप निकालना चाहो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख लेना C/μ ऑफ एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास C/this। तो दोनों का रेशियो ले लेना, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, यहां से करोगे वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है μg/μa की वैल्यू है ये, ठीक है, μg/μa की वैल्यू है। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि म्यू ये किसकी वैल्यू है, ये वाली, तो यहां पे लिख लो μg/μw की वैल्यू है, ठीक। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं μw/μg की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 8/9। जस्ट रिवर्स पूछा है ना मैंने। अब देखो, अब इतनी बातें तो आपको गिवन थी, इतनी बातें मुझे पता है क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ, मैंने चीजों को देखा है, तो मुझे पता है कैसे अप्रोच करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने में समय लगेगा। तो ये चीज कैसे आई, ये चीज डेटा हमें यहाँ पर गिवन था, ठीक है, डेटा गिवन था इसलिए मैंने निकाल लिया। अगर डेटा नहीं गिवन होता थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ता। इसके लिए आप यूज कर लेना VA/VG, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट विल बी C/ ये क्या हो जाएगा, ये वाला C/μg, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, μA, अगर यहाँ पर μA आ जाता, ठीक है, C/μA। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन थी कितनी है, 3 × 10⁸, और इसकी वैल्यू है कितनी,
2 इंटू 10⁸, तो ये म्यू जी ऊपर चला जाएगा, म्यू ए नीचे आ जाएगा, म्यू जी ऊपर म्यू ए नीचे, तो इन दोनों की वैल्यू कट के 3/2 आ जाएगी। बस हमसे पूछा क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बस ये बातें हमसे पूछी गई। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां से मैं बोल देता हूं कि म्यू जी, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, म्यू जी अपॉन म्यू ए इंटू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, ये अगर मैं कर देता हूं तो ये दोनों कट जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू बस आ गई। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 3/2 इंटू 8/9, तो ये कट गया, 4 आ गया, ठीक है, और ये 3 से 3 कट गया, तो 4/3 विल बी द करेक्ट आंसर। घर पे प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा इस पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। देन द डिस्टेंस ऑफ इस इमेज एंड पोल, इमेज और पोल के बराबर अगर आप बोलोगे तो इक्वल टू 2f हो जाएगा, क्योंकि 2f ही क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। चलिए, विच कलर ऑफ लाइट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार इन अ फॉगी डे, अगर आप देखोगे फॉगी लैंप, जिसके घर में कार होगी वो तो पता होगा, जिसके घर में नहीं होगी वो कैसे जानेगा। फॉगी लैंप आप देखोगे तो हम येलोइश कलर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, बट किससे कम होती है, लेस देन रेड और ऑरेंज के कम, सॉरी ऑरेंज का पहले करता हूं, ऑरेंज एंड रेड के कंपैरिजन में कम होती है। रेड का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑरेंज और उससे कम येलोइश। देखो रेड का आप देखोगे तो हम बैक लाइट अगर आप देखोगे ध्यान से तो पीछे की जो ब्रेक लाइट होती है उसमें हम रेड कलर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बाइक हमें दूर से ही दिख जाती है। अगर रेड लाइट की आप बात हो रहे हो तो वो बहुत वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण दूर से ही दिखाई दे जाती है। और ऑरेंज इसलिए नहीं यूज करते हैं हेडलाइट में क्योंकि सिमिलर होती है वो रेड की तरह, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि बाइक आ रही है कि जा रही है। सो दैट्स वाई ना तो ऑरेंज का यूज करते हैं ना रेड का यूज करते हैं, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, येलोइश लाइट का यूज करते हैं, ताकि वेवलेंथ हाई होने के कारण दूर तक दिखे हमें और कंफ्यूजन भी ना हो, दोनों की लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेड हम क्यों यूज करते हैं बैक लाइट में, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण हमें दूर तक दिखाई देती है। ठीक है, आई होप अगर नहीं पता होगा तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरा, लीस्ट विजन ऑफ डिस्टेंस फॉर दिस 25 सेंटीमीटर, ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको आ जाएगा। पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि 2 डिजीज होते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक, दूसरा होता है मायोपिया। अब इसमें जिसको कंफ्यूजन होता है आज के बाद नहीं दिखेगा। स्पेलिंग आपको दिख रही है, दोनों में से बड़ी स्पेलिंग क्या है, बड़ी स्पेलिंग हाइपरमेट्रोपिया, तो आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सी क्लियरली, बस इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये स्पेलिंग छोटी है, इसको आप देख पा रहे हैं तो मतलब आप क्लोज डिस्टेंस को देख पाएंगे, क्लोज नियर बाई ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे। क्लोज लिखना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, नियर बाई, नियर बाई। देखो ये मैंने कैसे याद किया हुआ है, थोड़ा सा नियर बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सी क्लियरली। ठीक है, देखो हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग लंबी है, मतलब लंबी दूरी तक हम देख पाएंगे, सिंपल सी बात, लंबी दूर के ऑब्जेक्ट हमें जल्दी दिखेंगे, पास वाले नहीं दिखेंगे। जबकि मायोपिया इज स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर वाले दिखेंगे, पास वाले ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दूर वाले नहीं दिखेंगे। तो हाइपर कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। When a light beam entering a glass prism split into 7 colors, this called as dispersion of light. Disperse हो जाना, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, that is dispersion of light. ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ये किस कहाँ से होता है, कॉर्निया से होता है। ये इसलिए मैंने बोला ना एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ह्यूमन लाइट रे तुम्हें, सॉरी ह्यूमन आई पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, एनसीईआरटी पढ़ो पूरी काम हो जाएगी तुम्हें। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बस हो गया, नियर बाई ऑब्जेक्ट देख सकता है जबकि दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा क्लियरली। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज, जब इन्फिनिटी पर आप रखे होगे तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस पर करेगा, और हमेशा रियल एंड इरेक्ट करेगा क्या, नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट करेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट करेगा। रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यहाँ से भी आप अगर मान लीजिए नहीं पता था आपको तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, इन केस आपको नहीं पता होता तो। ठीक है, चलिए अगला, व्हाइल यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। अब मैंने बोला था 2 होमवर्क दूंगा, 3, तो होमवर्क नंबर 2 है ये। ठीक है, एंड बस चलो 2 ही है, मुझे लगा कि एक और क्वेश्चन होगा बट नहीं है, कोई बात नहीं।
while using a convex lens, magnifying glass object should be placed between focus and optical center at 2f। इस पे आप यूज करोगे, थोड़ा सा दिमाग को लगाओगे तो चीजें निकल जाएंगी। बाकी जितने लोग टेलीग्राम में नहीं है, मेक श्योर बेटा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रैंकर CHS, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी क्लास की PDF मैं यहीं पर डाल दूंगा आज की, ठीक है। जितने होमवर्क है विद सॉल्यूशन वो वहां पर आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो कि भैया धीरे स्लो और डिटेल में या फिर थोड़ा फास्ट, जो भी चीजें आपको बोलनी हो वो कमेंट बॉक्स में खुला एकदम छूट है आपको यार, एकदम बिंदास बोलिए, चीजें मुझसे शेयर करिए, ठीक है। मैं खुद समझूंगा ना कि मुझे कितनी चीजें और आपको एक्यूरेसी या फास्ट चीजें प्रोवाइड करनी है, तो जैसे मैं चीजें समझूंगा आपको उतनी ही जल्दी प्रोवाइड करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।